किसान भाइयों, थोड़ी क्षमा चाहते हैं। कुछ तांत्रिक कारण से, नेटवर्क के कारण से हमें बीच में व्यत्यय आया, रुकना पड़ा। लेकिन अच्छा ही हुआ, आपको भी 2-4 मिनट मिल गए, चाय लेने का मौका मिल गया। तो हम आगे की श्रृंखला देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर अभी हम जा रहे हैं, जो फर्टिगेशन का मामला है और किस प्रकार से बनाना को फर्टिगेशन करना जरूरी है, किस प्रकार से इसके जो तत्व है, इस तत्व को हम समझे और आगे चले। इसके तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यह है कि न्यूट्रिशन, फर्टिगेशन ये ग्रोथ स्टेज के हिसाब से होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट ये जड़ों की कक्षा में देने चाहिए। न्यूट्रिएंट ये उपलब्ध लिक्विड फॉर्म में देने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन और न्यूट्रिएंट की सोल्युबिलिटी किस प्रकार से है, उस प्रकार से हमें फर्टिगेशन को मैनेज करना है। तीसरी बात आप देखेंगे तो इसका डोजिंग का कुछ टाइम होता है, पद्धति होती है। जितना लॉन्गर इज द डोजिंग इट इज बेटर फॉर द अपटेक, ऐसा कहा जाता है। मतलब जो हम कई बार इलेक्ट्रिसिटी के कारण से हम कम समय में डोजिंग पूरा कर डालते हैं, लेकिन कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तक न्यूट्रिशन, फर्टिगेशन का समय रखना है। इतने समय तक आपको अपने डोजिंग को मेंटेन करना है। उसका कारण यह है कि पूरे क्षेत्र में मान के चलिए आप 3000 पौधे का फर्टिगेशन एक टाइम पे कर रहे हैं, आपके एक वॉल में 3000 पौधे, तो वहां तक सारे पौधे तक न्यूट्रिएंट ठीक से पहुंचने के लिए हमें उस प्रकार से डोजिंग टाइम को मेंटेन करना है। तीसरी बात, जब हम फर्टिलाइजर दे देते हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट उसको इरिगेशन, 5 से 10 मिनट इरिगेशन करना जरूरी है। जहां बहुत ही हेवी सॉइल है, जहां पे न्यूट्रिएंट लॉस, लीचिंग लॉस नहीं हो रहा है, वहां भले ही आप उस टाइम को कम कर सकते हैं। आगे की बात आप देखेंगे कि ये करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। कुछ हमें फर्टिलाइजर देने की जो साधन है, जैसे कि फर्टिलाइजर टैंक आप यहाँ देख रहे हैं। फर्टिलाइजर टैंक से आप दे सकते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर टैंक जो आप देख रहे हैं, इसमें आप कितने पौधों को पानी दे रहे, उस हिसाब से इस टैंक में आपको फर्टिलाइजर डालना है। ये 60 लीटर की है, 90 लीटर की है, 120 लीटर की है, 150 लीटर की टैंक है। हमारी प्लाट साइज कितनी बड़ी है, उस हिसाब से हमको टैंक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उस हिसाब से फर्टिलाइजर की मात्रा आने वाली है, इस हिसाब से हमें इसको सिलेक्ट करना है। तीसरी बात आप देखेंगे, एक सीक्वेंस वेंचुरी है। मतलब जहां हम ऑटोमेशन लगा रहे, सेमी ऑटोमेटिक फर्टिगेशन की व्यवस्था बैठा रहे, वहां अलग अलग वेंचुरीज है। तो इन अलग अलग वेंचुरी से हम अलग अलग न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, अलग अलग प्लाट को दे सकते हैं, तो हम सीक्वेंस वेंचुरी भी लगा सकते हैं। तीसरा, जैन इरिगेशन ने बहुत ही एक पॉपुलर मॉडल निर्माण किया है। न्यूट्रीकेयर इको का जो मॉडल है, ये आज हमारे केला उत्पादक भाइयों के खेतों में बहुत ही पॉपुलर मॉडल बना है। बहुत जगह न्यूट्रीकेयर इको का इंस्टॉलेशन हो चुका है। ऑटोमेशन ये अभी हमारे केली के खेती का एक अहम हिस्सा बना है। हमारे यहाँ एक एक किसान 3-3 ऑटोमेशन के सेट लगा रहे, 2-2 सेट लगा रहे हैं। हमारे रावेर में, बरहानपुर में, बड़वानी में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोलापुर में, सांगली में, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, ये पूना डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन लग रहे हैं। ऑटोमेशन इसलिए हमें लगाना जरूरी है कि हमें जो भी सारी पीछे की बातें हम सुनते आए हैं, यदि हमें फर्टिगेशन में प्रिसाइजनेस लाना है, फर्टिलाइजर की इफिशियंसी को बढ़ाना है, बिनचूक काम करना है, दिन हो या रात हो पौधे को डेली न्यूट्रिएंट देना है, तो हमें फर्टिगेशन करना जरूरी है। और यदि हमें फर्टिगेशन में सातत्यता रखनी है तो हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। यदि फर्टिगेशन हमें जड़ों की कक्षा में ही देना है, लीचिंग ना हो, मतलब
फर्टिलाइजर देने के पद्धति में, उसकी मात्रा में, उसकी गुणवत्ता में, देने के समय में, और एप्लीकेशन रेट उसका हो कि इस हिसाब से हम देंगे, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। हम मजदूरों पे डिपेंड नहीं है, हम टाइम पे डिपेंड नहीं है। रात को कभी 10 बजे लाइट आती है और सुबह 6 बजे चली जाती है, 7 बजे चली जाती है, तो हमें फर्टिगेशन करने में दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों का यदि हम एक सॉल्यूशन देखते हैं तो वो ऑटोमेशन है। दूसरी बात और आप ध्यान में लीजिए, पौधा तो डेली खाद्य बना रहा है, अनाज बना रहा है, पौधे के पत्तों पे डेली सूर्य प्रकाश आ रहा है, उससे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे कार्बोहाइड्रेट की निर्मित हो रही है, वो राइजोम तक नीचे जा रहा है और नीचे से पत्तों से पानी विसर्जित हो रहा है। तो नया कॉन्सेप्ट ये कहता है, नया स्मार्ट तंत्रज्ञान ये कहता है कि हमें डेली बेसिस पे पौधे को न्यूट्रिएंट देना है। जो न्यूट्रिएंट उसने लॉस किया उसका नुकसान भर के निकालना है, और हमें इसे न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग, लॉस एंड गेन भरने की बात कहते हैं। इसलिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। ये अभी हमारे देखिए नायगांव के किसान भाइयों का ऑटोमेशन है। आप देखेंगे ऐसे कई सारे ऑटोमेशन लगे। तो यहाँ 4 अलग अलग टैंक दी गई है, एक टैंक में नाइट्रोजन, एक टैंक में फास्फोरस, एक टैंक में पोटेशियम, चौथे टैंक में माइक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके लिए अलग से टैंक दी गई है और इस प्रकार से उसका कंट्रोलर लगा है, सारे ऑटोमेटिक चलने वाले सोलोनाइट वाल्व लगे हैं। तो इसका जो प्रोग्राम है, जो ईरी कंट्रोल इसमें दिया है, जो एक कंट्रोलर फर्टिलाइजर के वाल्व को भी और पानी देने के वाल्व को भी कंट्रोल करता है, फर्टिलाइजर के डोजिंग को भी कंट्रोल करता है और वाल्व को भी कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक वाल्व बदलता है। ताकि मान के चलिए आपने 1000 लीटर की ये टंकी आप देख रहे हैं, एक 1000 लीटर के टंकी में आपने नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का सॉल्यूशन करके रखा है। आपने कितने पौधे लगाए हैं, आपका पंप का एचपी कितना है, आपका डोजिंग का रेट कितना है, आप एक वाल पे 3000 पौधे कर रहे, 4000 पौधे कर रहे, 2000 पौधे कर रहे, इसके ऊपर आपका फर्टिलाइजर का डोजिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम आपको बताएं कि ये जो टैंक है, इस टैंक में 1000 लीटर पानी आपने भरा है और पौधे को मान के चलिए कि आपको एक पौधा जो है, 1000 पौधे जो है, इनको डेली आपको 2 kg यूरिया का सॉल्यूशन जाना है और 6000 पौधे, 3000 पौधे आपके एक वाल के ऊपर है। मतलब कितना हुआ, एक वाल को एक दिन में 6 kg यूरिया जाना चाहिए। और मान के चलिए कि आपने 1 लीटर पानी में आधा किलो यूरिया मिक्स किया है, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, इसकी सोल्यूबिलिटी तो 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम यूरिया की है, बराबर। मतलब ये पूरी तरह से घुलनशील है। और आपने ये जो 1000 लीटर की टंकी है, इस 1000 लीटर की टंकी में आपने मान के चलिए कि 500 kg यूरिया इसमें डाल के रखा है, या आप ऐसा मान के चलिए कि आपने इसमें 250 kg आपने यूरिया डाल के रखा है। मतलब 1 किलो यूरिया इंजेक्ट करने के लिए आपको 4 लीटर सॉल्यूशन उस टंकी से इंजेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3000 पौधे को 6 kg यूरिया आपको छोड़ना था, बराबर। इसका मतलब आपको उस वाल में, इस टंकी से 24 लीटर का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जब आप इंजेक्ट करोगे तो एक दिन में 3000 पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से 2 kg पर डे नाइट्रोजन उसको मिलेगा। इस प्रकार से ऑटोमेशन जो है ये अपने आप काम करता है। हर दिन आपको बोरिया ढलने की जरूरत नहीं, हर दिन आपको फर्टिलाइजर ले जाने की जरूरत नहीं। तो जो सोल्युबिलिटी के इश्यूज हैं, जो हाथ से डालने के इश्यूज है, ये हाथ से डालने वाले जो इश्यूज है, इसको हम इस तरह से ऑटोमेशन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात आप देखिए, ऑटोमेशन से क्या हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट जा रहे हैं।
जड़ों की कक्षा में डायरेक्ट जा रहे हैं, रूट्स की कक्षा में डायरेक्ट जा रहे हैं। हमने आपको बताया, हमने आपको न्यूट्रिएंट का पूल बताया, हमने आपको राइजोस्फीयर बताया, हमने आपको रूट हेयर बताया। इन रूट हेयर की कक्षा में जब न्यूट्रिएंट ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होगा, तो जड़ तुरंत उसको, रूट उसको तुरंत एब्सॉर्ब करेगी और ऊपर वाला पूल उसको खींचने का काम करेगा। जड़ों की कक्षा में न्यूट्रिएंट रहने के कारण पौधे को न्यूट्रिएंट इजीली उपलब्ध होगा। आप जब हाथ से खाद डाल रहे हो, एक दिन में आप 1000 पौधे को 1 बोरी यूरिया डाल रहे, 1 बोरी डीएपी डाल रहे, 1 बोरी पोटाश डाल रहे, और दूसरे दिन 4 घंटा 6 घंटा पानी दे रहे हैं। जड़ों की कक्षा में कॉन्सेंट्रेट जो है न्यूट्रिएंट का टॉक्सिक हो गया, और उस टॉक्सिसिटी से जो जड़ है, जो रूट्स है, जो रूट हेयर्स है, जो कि बहुत ही सकुलेंट है, उसको डैमेज हुआ। आपने रूट को खराब किया। यदि रूट की हेल्थ को मेंटेन करना है, न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, तो हमें ऑटोमेशन से फर्टिगेशन करना है। अब अभी 1000 पौधों की बात हम करेंगे, आगे आपको न्यूट्रिशन का रेशो हम बताएंगे कि 1000 पौधे को जो 200 से 220 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटाश किस तरह से देना है। इसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हम आपको बताएं कि एक हमें बेसल डोज देना है और बाकी का न्यूट्रिएंट हमें फर्टिगेशन से देना है। तो हमारा बेसल डोज क्या होगा, हम बेसल डोज, इससे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग। तो हमें ये बैलेंस देखना है। तो इस बैलेंसिंग को देखते समय हमें जो बेसल डोज देना है, हम कहाँ देंगे। अभी तो हम बेड पे केला लगा रहे, अभी तो हम मल्चिंग पे केला लगा रहे, तो हम बेसल डोज अभी जमीन के अंदर दे रहे, बेड के अंदर दे रहे। और इसीलिए यदि आपको जिस जमीन का पीएच 8.5 है, 8 के ऊपर है, करीबन आपको 2 टन 1000 पौधों को जिप्सम डालना है। 2 टन 1000 पौधों को जिप्सम डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आधा जिप्सम जो है 500 किलो जो जिप्सम है ये जमीन पे फेंक देंगे, और 1000 किलो हम बेड पे डालेंगे, बराबर। और यदि हमने 1000 किलो जमीन में फेंक दिया तो 500 किलो ही हम बेड पे डालेंगे। तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट 150 ग्राम 150 किलो 1000 पौधों के लिए बेड पे डालना है। हमें जिप्सम 1000 किलो या 500 किलो बेड के ऊपर डालना है। नीम केक हमें 220 किलो डालना है, जिंक हमें 10 ग्राम डालना है, वर्मी कंपोस्ट हमें 220 किलो डालना है, जिंक 10 किलो डालना है, फेरस 10 किलो डालना है, बोरैक्स 5 किलो डालना है, सल्फर हमें, ये हम 1000 प्लांट की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्रिंटिंग में, टाइपिंग में आपको मिस्टेक मिलेगा। बेड के ऊपर जिंक, फेरस, बोरैक्स, सल्फर जो है ये किलोग्राम में है, ये 10-10 किलो, 5 किलो, 10 किलो है। और जो प्लांटोग्रैनुल है जिसमें ह्यूमिक है, ग्रोथ प्रोमोटर है, वो हमें 25 किलो बेड के ऊपर डालना है। अभी हमने बेड तैयार कर दिया, इस बेड के ऊपर हमने डबल लैटरल बिछा दी, लैटरल बिछाई, 2 लैटरल, ट्विंस लैटरल। फर्टिगेशन और इरिगेशन ये दोनों तत्वों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये टर्म एक ही है। फर्टिगेशन मीन्स ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप फर्टिगेशन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन, इस संज्ञा को फर्टिगेशन कहा जाता है। तो ड्रिप आया, तो अभी हमने नया कॉन्सेप्ट लास्ट 10 साल में स्टैंडर्डाइज किया है। डबल लैटरल आपने ड्रिप की डाल दी, जैन टर्बोलाइन डाले या जैन टर्बो एक्यूरा डाले, वो आपने डाल दी। इसके पहले आपने क्या किया, जो फर्टिलाइजर हैं उसको रोटावेटर के सहायता से पूरे बेड में आपने मिक्स कर लिया। ये हमारा बेसल डोज हुआ। फिर हमने फर्टिलाइजर, हमने ड्रिप लाइन उसके ऊपर बिछा दी। तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि फर्टिगेशन करते समय, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते समय, ये स्लाइड हमें आपको लास्ट में बतानी थी लेकिन अभी बता देते हैं। जो न्यूट्रिएंट की कॉस्ट इसमें आई है वो आप देखिए। प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट तो पूरे कल्टीवेशन में सिर्फ 13% की है। जो उत्पादन खर्चा हमारा आया उसमें सिर्फ 13% की पौधे की कॉस्ट है।
लेकिन न्यूट्रिएंट की कॉस्ट यदि आप देखेंगे तो 34.8% है, मतलब 35% जो खर्चा हम कर रहे हैं 1 हेक्टर के ऊपर, जो 4 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, उसमें 1,39,000 रुपए सिर्फ फर्टिलाइजर के। और इसीलिए न्यूट्रिएंट ये बहुत कॉस्टली है, जैसे कि लेबर कॉस्टली है। लेबर का मैनेजमेंट हम करते समय 23% का हिस्सा लेबर का है, इसी हिसाब से न्यूट्रिएंट का जो हिस्सा है ये अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए ये कॉस्टली है, महंगा है और ये लॉस होने वाली चीज़ है, इसलिए इसको संभालना जरूरी है। न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ तो हमें गुणवत्ता नहीं मिलेगी, बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये सब करते समय 2-3 चीजें आपको, आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसमें हर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत जगह यूपी में, जलगांव में, सोलापुर में, पूना में तापमान ये 10 डिग्री तक जाता है, उसके नीचे चला जाता है। तो तापमान के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अभी तो टेम्परेचर काफी अच्छा है, इसलिए आपको सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन 2-3 चीजें यदि आप देखते हैं तो आपके एक समझ में आएगा कि जैसे जैसे तापमान कम होता है तो यूरिया आप देखिए 10 डिग्री में भी इसका जो 1 लीटर पानी की सोल्यूबिलिटी है ये 850 ग्राम की है। और वही हम अमोनियम सल्फेट देखेंगे तो 730 ग्राम है, मतलब सोल्यूबिलिटी कम होते जा रहे। पोटेशियम नाइट्रेट देखेंगे तो वो 170 है, 20 पे देखेंगे तो 200 है, 25 पे देखेंगे उससे ज्यादा है। और इसी हिसाब से जो न्यूट्रिएंट की सोल्यूबिलिटी होती है वो तापमान के हिसाब से बदलती है, और इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट जो सॉल्यूशन है इसको किस समय किस प्रकार से करना है ये चीज मैं आपको बता रहा था। तीसरी एक बात इसमें आपने नहीं देखे हैं, इसमें आप फास्फोरिक एसिड देखिए, हम जानबूझ के इसको डाले हैं। जब 5 डिग्री 0.5 डिग्री टेम्परेचर आता है, मतलब हमारे जो टर्की के किसान भाई है ये 5 डिग्री में केले की खेती करते हैं। द बनाना ग्रोअर्स इन टर्की, they grow banana where the temperature goes below 0 degree, it goes to -8. When it goes to -8, when it goes to 0, even then the phosphoric acid is soluble. When it is 15 degree centigrade, it is highly soluble. कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास फास्फोरस की सोल्यूबिलिटी, आप देख रहे, आप किसान भाई, अभी यदि आप डीएपी को देखते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम है। यदि हम एमकेपी को देखते हैं, मोनो पोटेशियम मोनो अमोनियम फास्फेट को हम देखते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम है। मोनो पोटेशियम फास्फेट को हम देखते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि ठंड में यदि हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो हम फास्फोरस को अवेलेबल स्वरूप में, लिक्विड के स्वरूप में दे सकते हैं। तीसरी बात आप देखिए, ये करते समय 3 चीजों आपको ध्यान में रखनी है। आपने न्यूट्रिएंट को तो घुलनशील कर लिया, उसका घोल बना लिया, लेकिन पौधे की जो जरूरत है और पौधे की जो ग्रोथ स्टेज है उस हिसाब से आपको न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है। तो पौधे की ग्रोथ स्टेज क्या है? पौधे के पहले जो 2 महीने हैं, पहला महीना तो सेटिंग में जा रहा है, दूसरा महीना उसकी जेवेनियन स्टेज है। ये जो पहले 2 महीने हैं, इन महीनों में पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत कम है, फास्फोरस की जरूरत ज्यादा है, पोटास की जरूरत मीडियम है। ये क्यों है? इसका रोल हमने आपको बताया है। यहाँ पौधों को अभी कॉर्म बनाना है, जड़ों की निर्मित करनी है, जड़ों की ग्रोथ करनी है। आपने करीबन 1.5 मीटर की लेंथ जड़ की देखी, 27 दिन में 1.5 मीटर के लेंथ का 1 मीटर के लेंथ के रूट्स बनाने हैं। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो इसलिए यह फास्फोरस ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, पोटाश मॉडरेट देना है। तो ये शेड्यूल हमारा क्या आया? ये शेड्यूल आप देखिए, ये शेड्यूल आया 5 किलो यूरिया, 1 किलो 1261 1261 1 किलो फास्फोरिक एसिड, 6.5 किलो सफेद पोटास, बराबर, या 0050।
यहाँ आप 0050 भी यूज कर सकते हैं। अगला शेड्यूल हमने 0050 का दिया है। लेकिन एक बात आप ध्यान में लीजिए कि यहाँ पे हमने एक अल्टरनेट आपको दिया है। हम क्यों फास्फोरिक एसिड दे रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। आपको एक बार 1261-0 यूज करना है, एक बार फास्फोरिक एसिड यूज करना है। मतलब आपने 1 तारीख को फर्टिगेशन किया तो आपने 12 यूरिया के साथ में 1261 दिया, 1261 दिया, सफेद पोटास दिया, मैग्नीशियम दिया। तो आप जब 2 और 3 तारीख गैप जाएगी और 4 तारीख को जब आप दे रहे तो आपको यूरिया, फास्फोरिक एसिड और पोटास देना है। मतलब एक फर्टिगेशन में 1261-0 आप यूज करेंगे तो दूसरे फर्टिगेशन में आप फास्फोरिक एसिड यूज करेंगे। सितांशु जी के खेत में हमने क्या किया ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से जमीन की जो पीएच है उस पीएच को किस प्रकार से मेंटेन करना है और पीएच का न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे क्या असर है ये भी आगे हम आपको बताएंगे। इसलिए ये 60 दिन इस प्रकार से आपने न्यूट्रिशन किया। आगे के जो 2 महीने हैं, तीसरा और चौथा महीना, ये जो महीने हैं ये ग्रैंड ग्रोथ पीरियड के महीने हैं। ये पौधे की जबरदस्त ग्रोथ होने के महीने हैं। इन महीने में पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा है, पोटास की जरूरत ज्यादा है, फास्फोरस की मात्रा पहले जैसी ही है। और इसीलिए हमारा शेड्यूल क्या होगा, हमारा शेड्यूल होगा 6 किलो यूरिया, 1 किलो 1261 और 1 किलो फास्फोरिक एसिड, 6.5 किलो 7 किलो पोटाश और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमें मेंटेन करना है। अभी आपके ध्यान में आएगा कि यहाँ हम हर जगह मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, और पीछे का रेशो आप ध्यान में लीजिए, इक्विलिब्रियम को आपको ध्यान में लीजिए कि जब हमें कैल्शियम, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो रेशो है ये 1:10:5 मेंटेन करना है। और इसके लिए हमें पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। इसलिए हमें यहाँ मैग्नीशियम भी देना है, हमें अलग से कैल्शियम भी देना है, लेकिन इसमें हम वो मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए तीसरे महीने से कैल्शियम 2.5 किलो 1000 पौधे को हर चौथे दिन देना है। सारे किसान भाइयों के पास ऑटोमेशन नहीं है, इसलिए ये शेड्यूल हमने आपको हर चौथे दिन का दिया है। हर चौथे दिन का मतलब ये होता है 1 तारीख को खाद दिए, 2-3 को गैप किए, 4 तारीख को दिए, 5-6 को गैप किए और 7 तारीख को 2 दिन के गैप से हमें न्यूट्रिएंट देने हैं, फर्टिगेशन करना है। और इसीलिए ये जो 2 महीने हैं इसमें आपने बढ़िया ग्रोथ ले ली। एक पौधा अभी हर हफ्ते में 5 पत्ते निकाल रहा है, एक महीने में 5 पत्ते निकाल रहा है, हफ्ते में 1 से 1.25 पत्ता निकाल रहा है। इस प्रकार से दोनों पत्ते के बीच के अंदर 4 इंच का 5 इंच का गैप आ रहा है, जिसको हम हेल्दी ग्रोथ कहते हैं। लीफ एरिया और प्रोडक्शन, लीफ एरिया और गुणवत्ता, इसका अहम रोल है, अहम भूमिका है। और पत्ते के यदि साइज को, लेंथ को हम मेंटेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है। 5वां और 6वां महीना अभी हम यहाँ पे हमने 1261-0 बनकर दिया है। 5वां और 6वां जो महीना है ये महीने में पौधा ग्रोथ कर रहा है। इस महीने में पौधे का अभी प्रिमार्डियल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बंच की निर्मित हो रही है, और उस समय उसको नाइट्रोजन और पोटास की जरूरत ज्यादा है। जो फास्फोरस उसने एब्सॉर्ब कर लिया है, ये फास्फोरस अभी कॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया है। कॉर्म में स्टोर होगा, फास्फोरस स्टोर होगा, जिंक स्टोर होगा, फेरस मिलते रहेगा, कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, तो हेल्दी बंच की निर्मित होगी। इसके लिए 5वां और 6वां महीना जो है बंच की निर्मित होके बंच बाहर निकलने का समय है। और इसीलिए यहाँ स्टेम की साइज बननी है। पत्ते हमें कम से कम 16 से 17 पत्ते एक पौधे के ऊपर मेंटेन करने हैं। इतना बड़ा फोलिएज मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करने के लिए करीबन 6 kg यूरिया, 6.5 किलो पोटाश, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और सिर्फ 250 ग्राम फास्फोरिक एसिड देना है। हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे कंट्री में एक थोड़ा बहुत आंध्रा का पार्ट आपने छोड़ा, एक थोड़ा बहुत कोंकण का हिस्सा आपने छोड़ा, तो आपको कहीं एसिडिक सॉइल नहीं मिलेगी।
और इसीलिए फास्फोरिक एसिड को आखिरी तक हमें यूज करना है। हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक उदाहरण आपको बताया कि कैसे सॉइल अल्कली सॉइल होते गई, जो जमीन का पीएच 6, 7, 7.5 था वो कैसे 8, 8.5 पे चला गया है। और इसीलिए फास्फोरिक एसिड 250 ग्राम फिर भी आपको यूज करना है। अभी पौधे का फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, जॉइंट टिश्यू कल्चर बनाना तो 10 महीने के अंदर फ्लावरिंग, 10 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग हो रहा है। 157 दिन आए तो अच्छी जमीन में, अच्छे मैनेजमेंट में हम हमारे केला उत्पादक भाई को फोन करते हैं कि क्या अपने खेत में फ्लावरिंग शुरू हुआ है। थोड़ा बहुत वातावरण का परिणाम होता है, 157 दिन के जगह कई 180 दिन आ जाते हैं, लेकिन 180 दिन में कंपलसरी जॉइंट टिश्यू कल्चर पौधे में फ्लावरिंग शुरू होना जरूरी है। जब इस प्रकार से आप व्यवस्थापन कर रहे हैं, ये 1000 पौधे की मात्रा आप देख रहे हैं जिसको जिस तरह से हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसके बाद में आप देखेंगे कि जब फ्लावरिंग हो चुका, 6 महीने पूरे हो चुके, अभी बंच बाहर आया है, बंच बाहर आया, हैंड्स ओपन हो रहे, बड़ा बंच निर्माण हुआ, उसको संभालना है, बंच को संभालना है, पत्तों को संभालना है। फ्रूटिंग वाले समय आपको पिक्चर एक हमने डॉक्टर लाहा और डॉक्टर गोवेन का एक पिक्चर आपको हमने बताया कि जिस पिक्चर में जब पौधे को बंच आया है, फ्रूटिंग वाले पौधे के पत्ते यदि आप ग्रीन नहीं रख सकते, पत्ते यदि आप हेल्दी नहीं रख सकते, तो उसका परिणाम फोटोसिंथेसिस पे होता है, उसका परिणाम एंजाइमेटिक एक्टिवेशन पे होता है, इसका परिणाम ऑक्सीन के ऊपर होता है, हार्मोन्स के ऊपर होता है, फूड प्रोडक्शन के ऊपर होता है और ड्राई मैटर प्रोडक्शन के ऊपर होता है। आप एक बात ध्यान में लीजिए, सबसे अहम हिस्सा, सबसे बड़ा ड्राई मैटर प्रोडक्शन ये बंच का है। जब पौधा जितना ड्राई मैटर निर्माण करता है उसमें 30 से 32% का हिस्सा ये सिर्फ बंच का है। और इसीलिए बंच का पालन पोषण करने के लिए फ्लावरिंग के बाद में 2 से 2.5 किलो यूरिया, 6.5 से 6 किलो पोटाश और 250 ग्राम फास्फोरिक एसिड हर चौथे दिन 7वें महीने से 10वें 11वें महीने तक हमें निरंतर देना है। एक उदाहरण आपको देंगे। हमारे किसान भाई बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि इतनी बड़ी धूप है, कई बार हम ये विषय आपको बताए, आप जानते हैं, इतनी धूप है, तापमान 46 चला गया है और इतना केमिकल हम पौधे को दे रहे, तो कितनी उष्णता, कितनी हीट पौधे के अंदर निर्माण होगी, कितनी हीट जड़ों के अंदर निर्माण होगी। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये हमारे लिए केमिकल है, लेकिन ये पौधे के लिए अन्न घटक है, न्यूट्रिएंट है। यदि पौधे को भूखा रखेंगे तो हमारे एक यूपी के किसान भाई ने एक प्रश्न पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि जब धूप आ जाती है तो हमारे पौधे गिरने शुरू हो जाते हैं, उसका कारण है, कारण ये है कि हमारे यूपी में डॉक्टर राय के पौधे क्यों नहीं गिरते हैं। वो इसलिए नहीं गिरते हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन पे केले की खेती करते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमको ध्यान में लेनी है कि यदि हम पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोटाश नहीं दे रहे, पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन फ्लावरिंग के बाद में नहीं दे रहे, तो पौधा वीक हो रहा है और वीक होने के कारण वो धूप से गिर रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ने से ही अपटेक के ऊपर उसका असर हो रहा है, आपको मैं बताऊंगा। और वो असर जब हम न्यूट्रिशन नहीं कर रहे, जब हम ऐसी गलत सोच में आ जाते हैं कि इतना केमिकल धूप में हम पौधे को कैसा दे, तो पौधा जरूर उसको गिरेगा और पौधा गिरना शुरू होगा। हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, जब धूपकाला शुरू होता है तो पेपर में एक न्यूज़ लिख के आती है कि आप रुमाल बांध के जाइए, आप पानी पीजिए, आप शरबत लीजिए, आप प्याज साथ में रखिए ताकि सनस्ट्रोक नहीं होगा। यदि हमें सनस्ट्रोक से बचना है तो शुगर और नींबू का शरबत पीना है, पौधे को सनस्ट्रोक से बचाना है तो उसको नाइट्रोजन पोटाश का फर्टिगेशन समर में करना है। इस बात को आप ध्यान में लीजिए। और इस तरह से यदि हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट आखिरी दिन तक करते हैं, पौधे की हाइट हमें 6.5 फीट 7 फीट का स्टेम मिलता है,
पत्ते की लेंथ हमें 9 फीट की मिलती है, पत्ते की विड्थ हमें 2.5 से 3 फीट की मिलती है। बंच जब फॉर्मेशन होने के बाद में उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके जरूरत के लिए कम से कम 10 से 12 पत्ते की जरूरत है। वो पत्तों को हम हेल्दी रख सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रश्न है, वो हमेशा हमें पूछते रहते हैं कि सर हमें गुणवत्ता नहीं मिल रही, हमें कैलिपर नहीं मिल रहा, फिंगर की लेंथ अच्छी नहीं मिल रही, चका की अच्छी नहीं मिल रही, चिलिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। यदि चिलिंग को कम करना है तो बैलेंस न्यूट्रिशन होना जरूरी है। यदि चिलिंग को कम करना है तो न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होना है। जब लोअर टेम्परेचर आ जाता है तो सेल साफ के क्यूटिकल लेयर के पीछे जो लैटेक्स होता है वो कोयागुलेट हो जाता है। यदि पत्ते के बॉडी वार्म है, पौधा वार्म है, तो बंच में वार्मनेस है, स्कर्टिंग बैग लगा है, वो स्ट्रेस में नहीं है, बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस उसको आ रहा है। अबायोटिक स्ट्रेस के अंदर जब पौधा होता है, मतलब कम तापमान या ज्यादा तापमान, ये जो अबायोटिक स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस में जब पौधा होता है और उस स्ट्रेस में यदि उसको न्यूट्रिशन की स्ट्रेस होती है तो दुगना हमारा नुकसान होता है और सारी तकलीफें शुरू होती है। इसलिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपने पौधे को 220 ग्राम नाइट्रोजन, 62 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटास दिया, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर आप 500 पे जाइए, 600 ग्राम पे जाइए। हमने नाइट्रोजन 300 ग्राम तक हम लेके गए। जिस जमीन में बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैल्शियम है, मतलब जो कैल्केरियस सॉइल है, उस सॉइल में आपको न्यूट्रिशन का ज्यादा करना है। और इसीलिए ये दूसरा जो शेड्यूल हमने दिया, या तो आप 0050 यूज कर सकते हैं, या तो आप पोटेशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, KCl जिसको बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको बोलते हैं। केले के खेती में किसान भाइयों डरने की जरूरत नहीं है। हमें कई बार डेफिनेटली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये क्लोराइड फ्री होते हैं, ये सल्फेट, ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट फ्री होते हैं, अच्छे होते हैं, इसमें कोई दुगना मत होने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। लेकिन हमें न्यूट्रिशन की कॉस्ट को भी 40% से कम रखना है। और यदि हम केले को 400 ग्राम पोटास हम दे रहे हैं, 400 ग्राम पोटास हम दे रहे हैं, तो हम 650 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास दे रहे हैं। और यदि 650 किलो मतलब 13 बैग हो गई, और एक 50 किलो की बैग की प्राइस यदि 5000 रुपया होगी, तो कितना खर्चा होगा आप देखिए। 65 रुपए तो एक ही न्यूट्रिएंट का खर्चा आएगा, वो सिर्फ पोटास का खर्चा आएगा, तो हमें खर्चे को भी संभालना है। इसलिए वाटर सोल्यूबल ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में लेना है। इसलिए पोटेशियम क्लोराइड आप दे रहे हैं। हमारे पास ऐसा संशोधन है, कोस्टारिका में हुआ, होंडुरस में हुआ, रेफरेंस है, एक अच्छा काम उसके ऊपर हुआ है। जब आपने 1 हेक्टर केले को म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से 540 ग्राम क्लोराइड आपने दिया, तो भी कोई असर बनाना के प्रोडक्टिविटी पे नहीं आया। जब 50 किलो, इसका मतलब जब 50 किलो की गोनी आप दे रहे तो 23 किलो क्लोराइड आप उसमें दे रहे, उससे कोई भी उत्पादकता पे परिणाम नहीं आया। ये संशोधन से सिद्ध हुआ है। और जो हमारे किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश इतने बड़े पैमाने पे यूज कर रहे, लास्ट 10 साल में, लास्ट 20 साल में उनकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ी है। और इसलिए हमें न्यूट्रिएंट बैलेंस को देखना है। अभी हमने बहुत अच्छा बैलेंसिंग किया, फल निर्माण हुआ, हार्वेस्टिंग के तरफ जा रहे, 40-45 का कैलिपर मिल रहा, एक्सपोर्ट गुणवत्ता का केला हम निर्माण कर रहे हैं। तो बैलेंस हमने कैसे किया? हमने एक बेसल डोज डाला, उससे हमने कुछ फास्फोरस और ये डाले, तो हमने जो कुल मिला के यूरिया दिया 465 किलो दिया, उससे हमने 213 ग्राम नाइट्रोजन एक पौधे को हमने दिया। हमने सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग 1000 पौधे को डाली, उससे हमने 24 ग्राम एक पौधे को फास्फोरस दे दिया। फिर हमने 1261 जो है 20 किलो यूज किया, तो 12.5 किलो हमने फास्फोरस, 12.5 ग्राम एक पौधे को फास्फोरस दिया। फास्फोरिक एसिड हमने 35 किलो यूज किया, तो हमने 29 ग्राम
फास्फोरस एक पौधे को दिया। इस प्रकार से हमने पोटास 670 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास एक पौधे को दिया। 670 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास हमने 1000 पौधे को दिया। उससे हमने करीबन 402 किलो हमने पोटास एक पौधे को दिया। इसका मतलब यह है कि आपने एक पौधे को जो फर्टिगेशन का टेबल देखा, जो बेसल का आपने न्यूट्रिशन देखा, ये दोनों देख के आपने 216 ग्राम नाइट्रोजन, 65 ग्राम फास्फोरस और 402 ग्राम पोटास एक पौधे को आपने दिया। इसे हम न्यूट्रिशन बैलेंस कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट बैलेंस आपने किया। अभी किसान भाइयों, मान के चलिए आपने न्यूट्रिएंट तो बैलेंस कर दिया, न्यूट्रिएंट तो आपने दे दिया, लेकिन क्या पौधे ने लिया? और ये लेने के लिए क्या आपने देखा कि लिया नहीं लिया? तो दो चीजें हैं, एक तो आपको लीफ एनालिसिस करना चाहिए और दूसरी बात है ये आप न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का पीएच का स्टेटस देखिए। ये कोई आम तरीके का आपको नेट पे अवेलेबल होता है इस प्रकार का ये पीएच का स्टेटस नहीं है। बनाना पूरे विश्व में जहां जहां ग्रो हो रहा है, फिलीपींस है, होंडुरस है, कोस्टारिका, इक्वेडोर है, मैक्सिकम है, पनामा है, फिजी है, निकारागुआ है, ये सारे जो देश है जो बनाना के एक्सपोर्ट मार्केट के लीडर है, जिनके लिए गुणवत्ता ये अहम भूमिका है, प्रोडक्टिविटी ये अहम भूमिका है, और सारे देश आप देखेंगे तो बहुत जगह अल्कलाइनिटी की प्रॉब्लम कम है और एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है। उनकी जमीन का पीएच 5.5 से नीचे है तो कई जगह 8 से ऊपर है। इक्वेडोर में हमारे हेक्टर कुआ साहब रहते हैं, उनके यहाँ 8.5 का पीएच है। तो ये जो पीएच का मामला है इसको आप देखिए और किस साइंटिफिक तरीके से पीएच को मेंटेन करके आपको काम करना है ये आपके समझ में आएगा। पीएच किस कारण से बढ़ा है ये हमने आपको पहले बता दिया है, लेकिन पीएच यदि हमारा सोडियम के कारण बढ़ा है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। पीएच हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बढ़ा है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन पीएच को 6 से 6.5 के बीच में, 6.5 से 7 के बीच में लाना जरूरी है। पूरी जमीन को यदि हम 8.5 से रिक्लेम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे विलेजेस है जिस गांवों में गुणवत्ता केले की एकदम पुअर थी, और बेस्ट एग्जाम्पल तांदलवाड़ी, नाचनखेड़ा, पूना, कुमारिया है सूरत में, कि जहां एकदम गुणवत्ता पुअर थी इस गांवों में, क्योंकि यहाँ पीएच ये 8.5 था। 8.5 के पीएच में फेरस अवेलेबल नहीं, बोरान अवेलेबल नहीं, फास्फोरस अवेलेबल नहीं, मैंगनीज नहीं, कॉपर नहीं, जिंक नहीं, नाइट्रोजन नहीं। किसान भाइयों, इतने न्यूट्रिएंट यदि अवेलेबल नहीं है तो हम गुणवत्ता निकाल ही नहीं सकते, हम वजन ला ही नहीं सकते, हम पौधे की ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉपर जैसा न्यूट्रिएंट आपको अनअवेलेबल हुआ जो 8.5 के पीछे पीएच में अवेलेबल नहीं हो रहा है। यदि कॉपर अवेलेबल नहीं है तो रूट की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, बोरान अवेलेबल नहीं है तो रूट का विकास ही नहीं होता है। ये आप ध्यान में लीजिए। जब सोडियम का प्रमाण ज़्यादा होता है तो ये रूट्स की डेवलपमेंट नहीं होती है, और इसीलिए ये संशोधन हमने देश में किया कि हम भले ही पूरे जमीन का पीएच डाउन नहीं कर पाए, लेकिन जो राइजोस्फीयर की बात हमने की है, जहां 400 450 जड़ें बड़ी है, जहां 400 450 रूट एक जगह आई है, जो रूट जोन है राइजोस्फीयर है, जिसमें रूट्स निर्मित हो रही है, फंक्शनल रूट कार्य कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताई कि करीबन 87% वाटर अपटेक जो हो रहा है वो ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर के लेयर से हो रहा है। जो 87% न्यूट्रिएंट का अपटेक हो रहा है वो ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर के लेयर से हो रहा है, और ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर का लेयर जिसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। राइजोस्फीयर का मतलब जड़ों की कक्षा में जो माटी के कण उसके साथ जुड़े हैं, इसके पीएच को यदि हम कंट्रोल करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। और ये काम हमने किया फास्फोरिक एसिड यूज करके। जड़ों की कक्षा तांदलवाड़ी में करीबन 8.7 पीएच था, उसको हम 6.7 पे लेके आए और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। इसलिए फास्फोरिक एसिड को यूज करना है, ये आप ध्यान में लीजिए। आगे आप चलिए,
ये न्यूट्रिएंट का टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी है। यदि इस प्रकार के टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर में यदि न्यूट्रिएंट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 40 के ऊपर जाता है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। जब तापमान 10 के नीचे जा रहा है, 15 से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। और यदि हम हाथ से खाद डाल रहे हैं, हमने आपको सोल्यूबिलिटी का चार्ट बताया है, जब 10 डिग्री के तापमान पे सोल्यूबिलिटी एकदम निग्लिजिबल आ गई है, सोल्यूबिलिटी कम हो गई है, और हमने हाथ से खाद डाला है, हम फर्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट पौधे को अवेलेबल कैसे होगा। और इसलिए फिर विंटर का मामला आता है। हमारे यूपी के किसान भाई है, चिलिंग में खेती करते हैं, जहां तापमान 5 डिग्री 4 डिग्री पे आता है, सारे न्यूट्रिएंट का सोल्यूबिलिटी खत्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट इनसोल्यूबल फॉर्म में चले जाते हैं। और इसीलिए वहाँ यदि हम ड्रिप इरिगेशन पे और फर्टिगेशन पे यूपी में केले की खेती करते हैं, तो हम केला अच्छा कर सकते। वही टर्की का उदाहरण आप लीजिए, जहां -5 में केले की खेती हो रही, लेकिन आवर फ्रेंड इन टर्की, दे ग्रो बनाना इन पॉली हाउसेस, दे ग्रो बनाना इन ग्रीन हाउसेस, सो दैट दे कैन मेंटेन एटलीस्ट 5 डिग्री प्लस टेम्परेचर in the greenhouses, and they can grow the banana with the help of nutrition and irrigation management। ये चीज आपको ध्यान में लेनी है। और इसीलिए न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है, इसके ऊपर वातावरण का क्या असर है, जमीन का क्या असर है, राइजोस्फीयर में माइक्रोब्स का क्या असर है, ये सारा विषय यदि आपने देखा, इन्वायरमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, सॉइल के प्रॉपर्टी का रोल इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब्स का रोल इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन का रोल इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में लीजिए। तीसरी बात आप ध्यान में लेंगे कि हमें क्यों गुणवत्ता लानी है। गुणवत्ता का विषय क्या है? आज हम बनाना के एक्सपोर्टर बने हैं, आज हमारा देश एक्सपोर्ट बन के सामने आया है। अनडाउटली जैन इरिगेशन 25 ईयर वर्क फॉर इट। हमने आज से 25 साल पहले बनाना के एक्सपोर्ट का मॉडल जलगांव में निर्माण किया, बेसिक कार्य किया। आज हमें खुशी है, भले ही कितनी कंपनी आए और बनाना का एक्सपोर्ट करे, लेकिन एक्सपोर्ट की गुणवत्ता लाने के लिए, उसके पैकेजेस लाने के लिए, वो क्वालिटी का बनाना निर्माण करने का काम हमने किया। यहाँ आप देखिए कि नाइट्रोजन जो है ये किस किस चीज को बढ़ावा देता है, ग्रोथ है, यील्ड है, ये सारा उससे बढ़ता है। पोटैश का एक मात्रा आप देखेंगे तो ये गुणवत्ता के ऊपर कितना इसका असर है। गुणवत्ता का हर पहलू पोटैश कंट्रोल करता है। बंच का यील्ड, बंच का वेल्ड, नंबर ऑफ हैंड, ये फास्फोरस इसको बढ़ाता है, नाइट्रोजन गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैल्शियम आप देखेंगे, यील्ड वाला जो पैरामीटर है, इसकी बात आप देखेंगे, सारे घटक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब उत्पादकता बढ़ानी है, वजन बंच का बढ़ाना है, वेट बंच का बढ़ाना है, तो सारे अन्न घटक बैलेंस मात्रा में जरूरी है। बंच वेट की बात आती है, कॉपर, बोरान, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की जरूरत है। और हमारे किसान भाई बंच आने के बाद में नाइट्रोजन बंद कर देते हैं, तो कैसे वजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फ्रूट वेट की बात आती है तो फिर से वही घटक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सपोर्ट के लिए बंच के फिंगर लेन की बात होती है। फिंगर लेन को बढ़ाना है तो हमें पोटाश जैसा घटक, सारे स्ट्रेसेस में सारे घटक जरूरी होते हैं। और इसके लिए इस प्रकार से हम न्यूट्रिशन का रोल गुणवत्ता के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर कैसे है, यह हमने देखा है। हमने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस भी हमें करना है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आपने देखा है कि जिप्सम इज नॉट ओनली द सॉइल अमेंडमेंट, ये सिर्फ पीएच को कम करता ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे किसान भाइयों को मालूम नहीं है कि जिप्सम ये कितना इंपॉर्टेंट घटक है, कितना सस्ता है। तो आपको तो पता है हमारे देश में केला सस्ता है तो हम एप्पल खाना बड़ापन मानते हैं, और अमेरिकन सबसे ज्यादा केला खाते हैं, तो क्या वो हमारे से गरीब है? इसलिए इस बात को आप समझिए कि जिप्सम ये भले ही सस्ता है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। जिप्सम एक कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम ये हमें कैल्शियम देता है, 23% का कैल्शियम देता है, 7 में सल्फर देता है। इसलिए पौधे को मिनिमम 1 kg जिप्सम, आपको आधा kg जिप्सम जो है ये आपको 60 डेज प्लांटेशन के बाद में डालना है।
सल्फर 10 ग्राम हमको 2 बार देना है। बेसल डोज में 10 ग्राम प्रति पौधा डाला होगा, 10 kg पर 1000 डाला होगा, तो यहाँ आपको 10 एक ही बार देने की जरूरत है। कैल्शियम नाइट्रेट 50 kg प्रति 1000 पौधों को हमने 4 से 5 महीने के अंदर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd मंथ एंड एंडिंग अप टू 6th मंथ, हमें कैल्शियम नाइट्रेट हर हफ्ते 2.5 किलो प्रति 1000 पौधे को हर हफ्ते देना है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। हमने मॉलिब्डेनम देखा, हमने मैंगनीज देखा, हम मैंगनीज ऑक्साइड भी आप 2 साल से मैं रिकमेंड कर रहा हूं, वो भी आपको बताऊंगा। मैंगनीज की गुणवत्ता के ऊपर अहम भूमिका है। मैंगनीज देने से गुणवत्ता बढ़ती है, केले की फिंगरलेन चकाकी, इसमें आपको सुधार मिलेगा। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रोल हमने आपको बताया, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये प्लांट के प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण से फूड बना इसकी एक्टिविटी, जो ऑक्सीजन्स है उसकी एक्टिविटी, हार्मोन्स की एक्टिविटी, कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट करने की, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जितनी एक्टिविटीज है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की भूमिका अहम है। और इसलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देने का 2 बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। यदि आपने बेड में डाला है तो आप एक बार तीसरे या तीसरे चौथे महीने में दे सकते, लेकिन 10-10 ग्राम जिंक, 10 ग्राम फेरस, 10 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट की ग्रेड 1 जिसको जो बनाना शक्ति है वो आप डाल सकते, 10 ग्राम प्लांटोजाइम ग्रैनुल डाल सकते। बोरैक्स आपको 3 से 5 ग्राम डालना है, 2 बार 5-5 ग्राम बोरैक्स आप डालिए, और प्लांटो ग्रैनुल्स 250 ग्राम आप डालिए। इस प्रकार से इसका आपको न्यूट्रिशन का बैलेंस हर ग्रोथ स्टेज के हिसाब से करना है। तीसरा एक उदाहरण आपको लास्ट में 2 एग्जाम्पल हम देंगे और रुकेंगे। 2 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं, आपका पेशेंस हम नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आने वाले 10 मिनट में आज के इस वेबिनार को हम खत्म करेंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, भले ही आप पढ़ सकते कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक सॉइल एनालिसिस का रिपोर्ट दिया है, इसको आप आराम से बाद में देखिए। 9.6 पीएच जमीन है, जमीन का पीएच 9.6 है। हमारे सितांशु बाबू बहुत पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कनाडा से नौकरी छोड़ के आके केले की खेती कर रहे हैं, 40,000 पौधे लगाए हैं, और ऐसी बंजर जमीन पे लगाए हैं, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमारे किसान भाइयों को बहुत बार बहुत ज़्यादा पीएच है, इसका मतलब ये जमीन उपजाऊ नहीं है, ये जमीन बंजर है, ये जमीन कुछ काम की नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन यदि आपके पास साइंटिफिक ज्ञान हो तो उस जमीन को कैसे आप उपजाऊ बना सकते हैं, ये आप देखिए। ये वो जमीन है, इस प्रकार के हिलॉक थे महेश्वर में, नर्मदा के किनारे हमारे तुषार भाई के साथ मिलकर सितांशु जी काम कर रहे हैं। ये जमीन को आप देखिए, इसको लेवल किया गया, इस जमीन को आप देखिए, लेवल करके बेड बना के इसके ऊपर बनाना का प्लांटेशन हो रहा है। क्या 9.6 पीएच में आप प्लांटेशन करने की हिम्मत कर सकते हैं? आम किसान भाई नहीं कर सकता। लेकिन सितांशु जी का विश्वास हमारे ऊपर पूरा था। उन्होंने कहा कि जैन इरिगेशन ने इतना बड़ा काम केले के क्षेत्र में किया है, तो हम आप पे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये बनाना के टिश्यू कल्चर के पौधे हमने वहाँ जैन टिश्यू कल्चर के पौधे लगाए, ड्रिप डाला, पौधा लगा, 2 बारिश आई, जो प्लाट बनाए थे लेवलिंग करके इस तरह से पानी भर गया, लैटरल इधर उधर बिछा गई। हमेशा हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब कहते थे कि जब संकट कोई आता है तो अकेला नहीं आता, बहुत सारे संकट लेके आता है। तो ये तो पहले से जमीन खराब, इतना खर्चा किए, टिश्यू कल्चर का पौधा लगाए, 2 बारिश आई, नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में भी ये पौधे की ग्रोथ आप देखिए, बीच में की टेकड़ी आप देखिए जिसको लेवल किया गया है। पहले का सॉइल एनालिसिस का रिपोर्ट आप देखिए जिसमें 9.6 पीएच आया है, लेकिन लास्ट में उसकी एक खासियत आपको बताएंगे। ये देखिए, बिकॉज ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टी, बहुत जगह सलाइनिटी अल्कलाइनिटी है, और उस अल्कलाइनिटी के पैचेस है, उन पैचों से अनइवन ग्रोथ हमें मिल रही है।
तो इस अनबिहन ग्रोथ से कुछ पौधे मरे भी है, उससे इर्विनिया आया। जब अल्कलाइनिटी होती है, सलाइनिटी होती है तो इर्विनिया आता है, इर्विनिया आने से पौधे मरे हैं। लेकिन देखिए हमने वहाँ इतना बढ़िया ऑटोमेशन का यूनिट लगाया। प्रॉब्लमेटिक सॉइल को यदि रिक्लेम करना है तो हमारे पास सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने का उन्होंने तय कर लिया। ऑटोमेशन का यूनिट लगाया, ऑटोमेशन लगा के इस प्रकार से अभी इस बगीचे को आप देखिए, 9.6 पीएच का बगीचा है, 9.6 जमीन का पीएच है और ये ग्रोथ आप देखिए। क्या आपको लग रहा है इस पौधों में कुछ कम है? कुछ भी नहीं है, कितनी बढ़िया ग्रोथ है। ये आगे आप देखिए, ये स्टेम की गर्द आप देखिए, 41 इंचेस स्टेम की गर्द आप देख रहे हैं। ये आप जो डंठल है, बंच का जो डंठल है उसका डायमीटर आप देखिए, 11 इंच का बंच के डंठल का डायमीटर है। उसके सामने आप देखिए कैसे क्रस्ट फॉर्मेशन आप बेड के ऊपर देख रहे हैं, बेड सफेद दिख रहा है, 2 लैटरल लगी है, जो वेटिंग पैटर्न वहां आपको दिख रहा है, अच्छे से वेटिंग पैटर्न दिख रहा है। लेकिन उसका कारण ये है, ये मैं आपको बताता हूं। सितांशु जी की जमीन, तुषार जी की जमीन भले ही 9.6 है, लेकिन हमने उसमें केला लगाने का हिम्मत किया। उसका कारण कि वो जमीन अल्कलाइन सॉइल थी, सलाइन सॉइल नहीं थी। वो जमीन अल्कलाइन सॉइल थी लेकिन सोडिक सॉइल नहीं थी। उस जमीन में पीएच ज्यादा था लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पीएच ज्यादा था। उस जमीन का पीएच ज्यादा है, ये सोडियम के कारण नहीं है। उस जमीन का पीएच ज्यादा है, ये क्लोराइड के कारण नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं है। हमें पता है, आप देखिए उसमें 56% तक सैंड है, उसमें 45 से 55 56% तक सैंड है। कुछ हिस्से में 40% सैंड है। सिल्ट और क्ले है, क्ले का प्रमाण 30 के ऊपर नहीं है। एक पैच में तो सिर्फ 23% क्ले है। तो एक चीज का विश्वास हमें था कि इस जमीन में बहुत जबरदस्त ड्रेनेज है। यदि जमीन के अंदर ड्रेनेज है, सॉल्ट को लीच आउट करने का माध्यम हमारे पास है, उसके किनारे नर्मदा मैया है, सॉल्ट को ड्रेन आउट होके जाने के लिए जगह है, एरेशन जड़ों की कक्षा में है, इस प्रकार की सॉइल प्रॉपर्टी यदि है तो यहां हम हमारे तंत्र ज्ञान से, जैन तंत्र ज्ञान से इस जमीन को रिक्लेम करके बहुत जबरदस्त केला निकाल सकते हैं। ये विश्वास हमने सितांशु जी को दिया, जिन्होंने 21,000 पौधे इस जमीन में लगाए। और आज आप देखिए, ये इनका आप बंचे सुन के देखिए, ये बंचेस आप देख रहे हैं जो सितांशु जी के खेत में बंचेस आए हैं, आज देखने जैसे हैं। जब न्यूट्रिएंट पौधा जमीन से नहीं ले सकता है, न्यूट्रिएंट लेने की कोई तकलीफ है और बंच की गुणवत्ता हमें निकालनी है, तो इस प्रकार से हमें बनाना शक्ति का जो प्रमाण है उससे हमें बंच के ऊपर स्प्रे करना है। न्यूट्रिशन फोलियर के माध्यम से होता है, न्यूट्रिशन ये फर्टिगेशन के माध्यम से होता है, न्यूट्रिशन ये एरियल फीडिंग से होता है, न्यूट्रिशन ये बंच फीडिंग से होता है। और इसलिए यदि हमें गुणवत्ता लानी है तो बंच के ऊपर आयरन, जिंक, फेरस, बोरान का जो प्रोपोर्शन है, ये ग्रेड नंबर 2 जिसको बोलते हैं, उसका स्प्रे यदि हम करते हैं तो हम बहुत अच्छी बंच की मात्रा लेते हैं। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक 5 मिनट में हम रुक जाएंगे। उसके पहले हमें कुछ किसान भाइयों के एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। और इसीलिए व्हाई वी, हमारे उमेश कुमार जी एक्सपीरियंस मॉर्टेलिटी ऑफ प्लांट इन एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर। यस, हम आपको बता दिए हैं कि लॉस एंड गेन की बात है। लो टेम्परेचर में चिलिंग इंजुरी हो रही है। जो पौधा ये वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है और आप इसको 3 डिग्री 4 डिग्री को एक्सपोज कर रहे हैं, तो जो टिश्यूज है उस टिश्यू पे चिलिंग का असर, लोअर तापमान का असर होके उसकी सेल बर्स्ट हो रही है और मॉर्टेलिटी आ रही है। टू हाई टेम्परेचर में आपको बताया ना तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, ना तो पानी का जो इवापोरेशन हो रहा है उस इवापोरेशन का
यदि आप यूपी में रहते हो और आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, हफ्ते भर के बाद में आप पानी दे रहे हो, एक मुद्दा आपके लिए बताता हूं, यदि जड़ों की कक्षा में 33% का स्ट्रेस यदि पानी का बैठता है तो उसमें 20 से 30% उत्पादन कम करने की क्षमता है। ये बात आप ध्यान में लीजिए और इसीलिए हमें इस चीज को देखना है और मॉर्टेलिटी से बचना है। हमारे अमित सिंह जी है कि सर इन माय एरिया वाटर लेवल इज नियर अबाउट 3 फीट, इट कुड डैमेज द रूट्स। डेफिनेटली डैमेज करेगा, लेकिन आपके खेत में फ्लड आ रहा है, फ्लड आने के बाद में कितने दिन तक फ्लड वहां रुका है ये इंपॉर्टेंट है। आपके खेत में भले ही 3 फीट तक का पानी आने दीजिए, पौधा पानी में डूबा नहीं है, उसके पत्ते ऊपर से मौजूद है, तो आप पौधों को बचा सकते हैं। तीसरी बात, मान के चलिए कि पौधा 2 फीट का है, 3 फीट के पानी में डूब चुका है और विद इन 24 आवर यदि आपके खेत से पानी निकल गया तो ना तो जड़ मरेगी ना तो पौधा मरेगा। पौधे के ऊपर जो लेयर गल का बैठा है उसको आप पानी के स्प्रे से धो डालेंगे तो आप आपके पौधे को बचा सकते हैं। हमारे त्यागी जी है कि उनके यहाँ हापुड़ हमारे यहाँ पर कुछ गल आने पर गिर जाता है, क्या कारण हो सकता है? अच्छा, उनका जो विषय है जिसमें कुछ गल अपने आप, अच्छा उनको मतलब बंच बोलने का मतलब है उनका कि बंच अपने आप गिर जाता है। बंच अपने आप गिरने की बहुत बार हम इससे मिसगाइड होते हैं। बहुत बार हम किसान सोचते हैं कि हमने बहुत नाइट्रोजन दिया, हमारे कुछ तज्ञ भाई कहते हैं कि आपने नाइट्रोजन ज्यादा दिया इसलिए आपका बंच गिर गया नीचे। लेकिन बंच जब आता है, ये जो पत्ता है बगीचा हेल्दी है, इस पत्ते के ऊपर आने वाला जो पेडंक, आने वाला जो नेवल बड है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, वो जो कंबड़ है इसके ऊपर चला जाता है, 4 हैंड्स ओपन करता है, बैलेंस चला जाता है, यहाँ से नीचे स्लिप हो जाता है और यहीं से टूट के गिर जाता है। 1 से 2% पौधे ऐसे गिर सकते हैं, कोई उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि इसका प्रमाण यूपी में ज्यादा है, हॉट टेम्परेचर में ज्यादा है, तो इसका मतलब आप कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम तीनों घटक की कमी है वहां पे है, पानी का स्ट्रेस है, ये आपको समझना है। तीसरा, दोहरी तरह की जानकी, कुछ हमारे किसान भाई है सोमनाथ तारा, उनका एक प्रश्न है और दूसरे 2-3 प्रश्न है, दोनों तीनों को एक साल मिला के मैं आंसर देना चाहूँगा कि सर कौन सा रटून छोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। रटूनिंग का तंत्रज्ञान इस देश में जैन इरिगेशन ने स्टैंडर्डाइज किया 1994-95 में। तब हम किसानों को यह बताते थे कि नया आने वाला बिना कटने वाला डॉटर शक्कर आप छोड़िए, लेकिन आज हम दोनों बातें बताते हैं, नया आने वाला भी आप छोड़ सकते हैं और कटे हुआ भी आप छोड़ सकते हैं। उसका कारण यह है, जब हम नया आने वाले को छोड़ने के लिए जाते हैं तो एक तो आपको बहुत पहले रटून आपको छोड़ना होगा प्रॉपर टाइम पे, जब आपकी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और रटून आपके डॉटर सकर्स निकल आए हैं, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही बाजू से, एक ही हाइट के, एक ही ऊंचाई के 60 पत्ते जैसे डॉटर सकर्स आप छोड़ सकते हैं। मान के चलिए कि आपने डॉटर शक्कर 2 बार 3 बार काट डाला है और आप 2 बार 3 बार काटने वाला शक्कर छोड़ना चाहते हैं, आप जरूर छोड़िए। 2 या 3 बार आपने शक्कर को काटा है और उसको आपने छोड़ा है तो पौधे के ग्रोथ में, पौधे के उत्पादन में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। ये संशोधन हमने किया है, इसलिए काटे हुआ भी आप छोड़ सकते, न्यूली बार नया जो आया है उसको भी आप छोड़ सकते हैं। हमारे दिलीप भाई पटेल का कुछ विषय है कि माय एग्रीकल्चर वाटर पीएच इज 7.6 और हाउ कैन आई यूज इट फॉर फर्टिलाइजर, हाउ कैन आई यूज एंड फर्टिलाइजर। तो मेरा दिलीप पटेल साहब को ये मेरा निवेदन है कि पानी का पीएच 7.6 होना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पानी का टीडीएस कितना है, आपके पानी में सॉल्ट कितने हैं, आपके पानी का टीडीएस
कि सॉल्ट के कारण है, क्लोराइड के कारण है, सोडियम के कारण है, कार्बोनेट के कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण है। इसका यदि आप एनालिसिस का रिपोर्ट आप भेजते हैं, ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम आपको फर्टिगेशन का शेड्यूल भी दे सकते। 7.6 ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये आपको ध्यान में लेना चाहिए। तीसरा बात है, हमारे कुछ तर्पण व्यास जी है, ये ऑयल पाम पे सेमिनार रखने की बात कर रहे हैं। हमारे जो ऑयल पाम के एक्सपर्ट है इस देश में, हम उनको जरूर बताएंगे, ऑयल पाम का भी सेशन रख सकते। सर फर्टाइल का चार्ट देने की कृपा करें। चार्ट इस लिंक के ऊपर आप जब भी क्लिक करते हैं तो आपको फर्टिलाइजर चार्ट उपलब्ध है। और ये हमारे एक पंकज जी है की चुनखडीयुक्त जमिनीचे व्यवस्थापन व केळीकरता बेसल डोस किती टाकायचे ही पण माहिती सांगा। पंकज जी ये तो हमने बता दिया है। पंकज जी ने जो प्रश्न पूछा है त्यांना ऑलरेडी आम्ही आधीच्या व्याख्यानामध्ये उत्तर दिलेलं आहे। कृपया आपण ते बघावं आणि त्या पद्धतीने नियोजन करावं। तीसरी बात, केले में जैविक खेती कैसे कर सकते। जैन हिल्स पे हमने प्रयोग किया है। जैविक खेती में उत्पादन आपका 50% से कम होता है, लेकिन जब जैविक खेती आप 4 साल 5 साल से आगे कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे 5 साल से उत्पादन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैविक खेती में हमें 12 किलो का एवरेज बंच वेट मिला है, तो 12 किलो से 25 किलो पे आपको जाना है, तो धीरे धीरे आपको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जैविक खेती आप करोगे तो जापान जैसी मार्केट है जो केले को दुगना भाव देती है। हमारे देश में जैविक खेती के केले को अभी दुगना भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रीमियम मार्केट है, मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में है, चंडीगढ़ में, लुधियाना में है, जहां आप जैविक खेती का केला प्रीमियम प्राइस से बेच सकते हैं। हमारे एक किसान है, हमारे आर एन महाजन साहब है कि न्यूट्रिएंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट लेंथ। विच न्यूट्रिएंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट लेंथ? बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्रूट की यदि लेंथ हमें बढ़ानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, पौधों को नीचे वाले जमीन में हमें फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होनी है। दूसरी बात है, फ्रूट की लेंथ आपने देखा होगा, पोटैश इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रूट लेंथ, कैल्शियम एंड बोरान इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रूट लेंथ। आप यदि बैलेंस न्यूट्रिशन करते हैं, सेल इलांगेशन, सेल डिवीजन का काम, सेल के बढ़ने का काम ये फल के बढ़ोतरी के समय पे होता है, और इसलिए जो स्टोर्ड फास्फोरस है वो यूज किया जाता है। पत्ते ग्रीन है, यदि आपके लिप फंक्शनल है, लिप एरिया आपके पास अच्छा है महाजन साहब, तो आपको फ्रूट के लेन का इशू नहीं आएगा। आप आखिरी समय तक फास्फोरिक एसिड 250 ग्राम यूज करते, पीएच को आप मेंटेन कर सकते, क्योंकि जिंक और फेरस जो है ये भी फ्रूट की लेंथ में अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी उपलब्धता मेंटेन करेंगे तो फ्रूट की लेंथ आपको जरूर मिलेगी। आखिरी दिन तक आप पोटैश का फर्टिगेशन नाइट्रोजन के साथ करोगे। बंच के ऊपर आप बोरान का स्प्रे लेंगे, कैल्शियम फेरस मैग्नीशियम का स्प्रे लेंगे, और 05234 जो है GMKP जिसको हम बोलते हैं, मोनो पोटेशियम फास्फेट 05234 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के, मतलब 75 ग्राम 50 से 75 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के बंच के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो आपको लेंथ में बढ़ोतरी मिलेगी, गुणवत्ता में बढ़ोतरी मिलेगी। इस प्रकार से केले की खेती जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसमें न्यूट्रिएंट की भूमिका बहुत अहम है, फर्टिगेशन की भूमिका बहुत अहम है। ये 2.5 घंटे के सेशन में आपके समझ में आया होगा। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को विनंती करता हूं कि पूरे 8 सेशन में आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आप इस विषय को समझने की जिज्ञासा रखे हैं, और उसके साथ आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ के काम किया है। ऐसे ही आपको विनंती करेंगे कि हम कोविड के लॉकडाउन पीरियड से जा रहे हैं, इसीलिए आप घर पे बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।
इस प्रकार का निवेदन आपको करते हैं और आपकी बहुत अच्छे हेल्थ की शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।